My day started from the High Court of Delhi. I had matters there in the morning, and for that, you'll have to see this vlog. So, this is Advocate Isha Kapoor. Welcome to Vlogish. बट उसके बाद So as I was preparing, I was hopeful of getting some relief today, and there's a lot of walking that happens in the court from one courtroom to another one, to the canteen, to filing area, to a lot of windows. I've been waiting and the court is comparatively थोड़ा सा खाली है, मतलब आज मैटर्स कम लगे. Anyway, अभी दो मैटर्स एक साथ हैं जिसका मैं वेट कर रही हूँ. अभी भी क्या टाइम हो गया मुझे टाइम का पता नहीं चला. 11:50 AM एंड इट फील्स अ लिटिल वार्म हियर, क्योंकि यहाँ पे अच्छा सा मॉल है, पर बाहर जाओगे तो बहुत ठंड हो रही है. आपको पता है कई बार बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे केस के लिए फेटल प्रूव हो सकती हैं, जैसे कि जो 146(3) की एप्लीकेशंस होती हैं, दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट ऑफ द कंप्लेनेंट हु इज़ मेकिंग सच एन एप्लीकेशन. और अगर उसमें एफिडेविट नहीं है और बाकी सब कुछ ठीक था, कोर्ट ने भी एडमिट कर लिया, तो आपको पता है वो किसी भी स्टेज पे पूरी क्वाश हो सकती है. उसके थ्रू अगर FIR भी रजिस्टर्ड हो गई है, वो सब कुछ क्वाश हो सकता है, क्योंकि एक मटीरियल डिफेक्ट है. तो बहुत सारे प्रोसीजरल डिफेक्ट्स ऐसे हैं जिनका जो मैं आपको बोलूँगी इम्पैक्ट है, वो इतना हैवी होता है कि आप उनको बाद में संभाल नहीं पाओगे. तो जब भी आप कुछ नया फाइल करो, डेफिनेटली मुझे लगता है उसकी जजमेंट्स उसके, और ये चीज़ ना कई सेक्शंस में नहीं लिखी है कि आपको एफिडेविट उसके साथ होना चाहिए, बट जजमेंट्स के थ्रू कोर्ट ने स्पेसिफाई करा है. रीसेंट जजमेंट है बाबू वेंकटेश, इस पर आप जाके पढ़ सकते हो. अरे रजत जी, आप भूल गए हो, आपकी जब जजमेंट आई थी ट्रायल कोर्ट की, याद है आपको? वो हम फाइल कर चुके हैं और उसके साथ TCR का. सो अभी ना मैं एक क्लाइंट से बात करी थी, और आपको पता है कि हर क्लाइंट्स ना बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं. एंड आई लव द क्लाइंट्स हु इम्पोज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन यू, दैट गिव्स यू द फ्रीडम टू वर्क इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल, टू यूटिलाइज योर टैलेंट, योर हार्ड वर्क इन द बेस्ट वे पॉसिबल. लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि एडवोकेट्स की जॉब ना बहुत अलग होती है. आप कई तरह के लोगों से मिलते हो, और वो लिटरली अगर मैं उनको एक लाइन पे लेके कंपेयर करूँ ना, तो वो एकदम एक एक्सट्रीम से लेके दूसरे एक्सट्रीम तक के लोग होते हैं. सो यू शुड नो हाउ टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एज एन एडवोकेट. दैट इज़ अ क्वालिटी दैट यू हैव टू डेवलप. दैट इज़ समथिंग विच इज़ अचीव्ड ओनली when you stay grounded, only when you observe people, only when you understand that these people are also in problem, and if they've come to you and if they're unable to understand anything, not understand anything, then it's your duty to make them understand. Of course, charge the way you like. Tell them your rules, set boundaries, but also understand that they are also in a situation which is problematic. कब निकलेगी मम्मी स्टीम? एग्जाम दो इन द कॉलेज फॉर एग्जाम्स. पहला एग्जाम है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का. मेन टॉपिक्स हैं हमारे, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो बेसिक है. स्टडी ऑफ सेक्युलरिज्म, ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया, बोलो ये सारे टॉपिक्स तो आपको उसमें भी पढ़ाते हैं, आपके लॉ में भी, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाता है, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. साथ में सेक्युलरिज्म, रिजर्वेशन, एफर्मेटिव एक्शंस, मतलब जो भी उसमें रिजर्वेशन से आते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये सब चीज़ें अभी फ़िलहाल इस इंटरनल एग्ज़ाम का सिलेबस है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन जो दूसरा एग्जाम है विच इज़ लीगल रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, उसमें तो आपको पता ही है लीगल रिसर्च की टाइप्स, लीगल रिसर्च किस तरीके से होती है, क्या क्या सोर्सेज रहते हैं, ताकि हम बेटर रिसर्चर्स, बेटर एजुकेटर्स बन सकें, अगर हमें बनना है तो LLM के बाद. बिकॉज यू नो कि LLM इज़ वन ऑफ द डिग्री विच इज़ नीडेड मैंडेटरीली इन इंडिया फॉर बीइंग अ प्रोफेसर इन एनी लॉ कॉलेज. प्रोफेसर बनने के लिए तो खैर PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए होती है. उसके बाद आपको नेट एग्जाम क्लियर करना होता है. इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसा सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत ज़रूरी है. तो रिसर्च पेपर्स कैसे लिखने हैं परफेक्ट, थीसिस कैसे लिखना है, डिसर्टेशन कैसे लिखना है, ओपिनियन पेपर्स कैसे लिखने हैं, स्टेप्स क्या है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, ये सब बड़े अच्छे से सिखाया जाता है. अगर आप सीखना चाहो तो मास्टर्स कोर्स के टाइम पे अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, डिसर्टेशन कैसे लिखते हैं, ये सब पे और स्पेसिफिक वीडियोस बना दूंगी आपके लिए, अगर आप लोग को चाहिए इस तरीके का कंटेंट तो. बट एनीवे, अभी तो एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम है मतलब प्रेशर है,
नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे, इतना कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि अच्छे से पढ़ाया है क्लास में सब कुछ. एंड इफ़ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग तो अभी कोई क्राइम करने की ज़रूरत तो है नहीं. आई नो द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई नो द लॉज, द स्टैट्यूट्स, द कमीशंस, दैट ऑल इज़ नोन. बट आपको उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लिखनी है अपनी तरफ से. आपको प्रेसिडेंट्स पता है, आपको केसेस पता है, आपको लिखना है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट जजमेंट्स लिखनी है. सो ऑल ऑफ दैट कैन ईजिली बी डन बाय अ मास्टर स्टूडेंट इफ़ यू आर स्टडिंग नाइसली. बट एनीवे 1 घंटे में लिखने का बहुत सारा होता है, सो थक जाते हैं हाथ. अभी 2 एग्ज़ाम है, उसके बीच में आधे घंटे का गैप है. फिर वो स्विच करना भी थोड़ा मुश्किल होता है ना अपने माइंड को, कि आप एकदम से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से लीगल रिसर्च पे कैसे स्विच करोगे. बट ये कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो इंडिया में, तो इतना डायनामिक बना देते हैं ना आपको कि आप सब कर लेते हो. मैं लंच करती हूँ. दिस इज़ द सेकेंड डे. आज भी 2 एग्ज़ाम्स हैं. एक एग्ज़ाम सुबह हो गया विद द जुडिशियल प्रोसेस, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स. सॉरी मैं खाते खाते बोल रही हूँ. बट एक एग्ज़ाम अभी बस 15-20 मिनट में स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. एंड आई एम ईटिंग दीज ऑरेंजेस. 1 घंटे का ब्रेक है बीच में. पिछला वाला एग्ज़ाम 15 मिनट लेट एंड हुआ, तो वो 1 घंटे का ब्रेक 45 मिनट्स का बन गया. बस जो मुझे याद है 2015 से हमने इंटरनल एग्ज़ाम देने शुरू किए थे कॉलेज के. जैसे वो हुआ करते थे ना 1.5 घंटे के, उसी टाइप के पेपर अब 1 घंटे के. सो यू गेट यू प्रैक्टिस योर राइटिंग एबिलिटी ऑल द मोर. ऐसे मुझे लग रहा है वही टेस्ट कर रहे हैं कि तुम 1 घंटे में कितना लिख सकते हो. इतने बड़े बड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में. इस वाले पेपर का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है रिजर्वेशंस. 15-4 कैसे अम्बेडकर जी ने, कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं जब मैं ऐसे बोलती हूँ, बट कई बार होता है ना हम उन पर्सनैलिटीज को स्टडी कर रहे होते हैं और हम उनको कैरेक्टर्स की तरह से देखने लग जाते हैं. ऑफकोर्स आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम, बट हाँ, अम्बेडकर जी ने बोला था कि उनको उस समय नहीं लगता था कि आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में वो क्लॉज 4 होना चाहिए था जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देती है. उन्होंने बोला उसकी अलग से कोई ज़रूरत नहीं थी. बट बाद में वो कैसे लाया गया. कुछ लोग उसे पॉलिटिकल पर्पसेस से भी जोड़ते हैं, मैं भी जोड़ती हूँ कहीं ना कहीं. रिजर्वेशंस कितनी ज़रूरी है, कहाँ तक ज़रूरी है, कब उसे फेड अवे हो जाना चाहिए, ये सब सीखने के लिए मिल रहा है, पढ़ने के लिए मिल रहा है. एग्जाम में आपसे बात करती रहूँगी तो एग्जाम नहीं दे पाऊंगी. फटाफट अपना खा लेती हूँ और देख लेती हूँ एक बार थोड़ी सी नज़र मार लो ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है पेपर में लिखने के लिए. बाकी PILs हैं, आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेनका गांधी केस एंड ऑल, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन. फाइनली 4 एग्ज़ाम ख़त्म. बट कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक वीक छोड़ के फिर नेक्स्ट 2 वीक्स तक दोनों सैटरडे संडे को पेपर है. और अभी एग्ज़ाम में से होता है ना, जैसे कि पहले तो हम होता था कि 1 दिन 2 दिन प्रिपेयर करे जा रहे हैं, बट करेंटली क्या होता है कि आप फ्राइडे को भी बाहर जा रहे हो, तो आप थर्सडे को भी बाहर जा रहे हो. यू डू नॉट गेट अ फुल 1 डे, इवन अ डे टू प्रिपेयर फॉर इट. सो यू हैव टू प्रिपेयर साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड. यू हैव टू बी वेरी क्विक. बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी होंगी, तो इट्स फन, अलग है. एंड एज आई वॉज एडिटिंग दिस व्लॉग, मुझे याद आया मैंने एंडिंग तो की ही नहीं है. मैं बैठी थी ऐसे बड़े आराम से हीटर के पास, थोड़ा सा फीवर आ गया था. मैंने सोचा कि इस ब्यूटीफुल से शेर से एंड कर देती हूँ. बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले. है ना ब्यूटीफुल. विद दिस आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड आई प्रॉमिस टू मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट. Bye for now. Keep watching Vlogish.